आपको कुछ ऐसे कानून की हम जानकारी देने वाले हैं जो कि आपको सरधा मर्डर केस से आपको परिचय कराएंगे। चलिए समझते हैं पूरा सरधा मर्डर केस में अभी तक क्या हो पाया है। क्या आप आफ्ताब को फांसी होगी, क्या उसको सजा कानून देगा या नहीं देगा, अभी तक इतना देर क्यों कर रहा है, जो कि लोग जान रहा है। अभी मीडिया वाले दिखा रहे हैं गली मोहल्ले कस्बों में जो है दिन प्रतिदिन जो आफ्ताब और इधर सरधा, ये दोनों का ही चर्चा काफी सुर्खियों में बन चुका है और लोग जो है इंतजार कर रहा है कब जो है आफ्ताब को फांसी होगा, कब उसको सजा होगा। ठीक है, तो अभी तक सजा क्यों नहीं दे पाया, जो कि दोस्त भाई लोग सभी लोग तो जान रहा है कि जो है मर्डर जो किया है वो तो आफ्ताब नहीं किया है, या आफ्ताब नहीं उसको 35 टुकड़ों में किया है, या आफ्ताब ने उसको काटने के दौरान जो है यारी का उपयोग किया है, धारदार चाकू का उपयोग किया है, लाश को आने के मर्डर करके उसका बॉडी को काट कर जो है फ्रिज में रखा गया था। ये सभी कुछ जान रहा है, फिर भी जानते हुए भी उसको कोर्ट सजा क्यों नहीं सुना रहा है, ये बात को अभी हम लोग आपको समझाएंगे। अब आप बोलिएगा कि इतना कुछ तो जान ही रहा है, तब तो कानून का ही गलती, तब तो सुप्रीम कोर्ट का ही गलती, तब तो हाई कोर्ट का ही गलती, तब तो सिविल कोर्ट का ही गलती है, उसके ऊपर एफआईआर किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक सजा क्यों नहीं दिया है। जो कि अभी तक पता चल चुका है कि आफ्ताब ने ही ऐसा कुछ किया है। इसके बाद आफ्ताब खुद भी बोल रहा है कि हम ही ने मर्डर किया था, इसको 35 टुकड़ों में किया, 35 टुकड़ों को इस जगह को यहाँ पर फेंके थे। तो ये सब कुछ जानते हुए भी सजा क्यों नहीं दे रहा है कोर्ट को, चलिए समझते हैं। भैया पहले समझिए इस पूरा मर्डर केस को, आपको समझाते हैं। सरधा की जो मर्डर हुआ, उस मर्डर को जानकारी सरधा के पिताजी को पता चला, तो सरधा के पिताजी ने जो है एफआईआर करवाया, थाना में जाके केस कराया। और केस कैसे करवाया, तो केस कराने का भी दो होता है, उसमें रीजन होता है, दो तरीके से केस किया जा सकता है। एक तो डायरेक्ट किया जा सकता है कि हमको शक है उसका पिताजी को, देखिए केस किसी के व्यक्ति पे दो तरीके से केस किया जाता है कि उस व्यक्ति के ऊपर शक है कि मर्डर उसी ने किया, ठीक है। दूसरा तरीके से केस इस प्रकार से, नहीं मर्डर उसी ने किया, ठीक है, और किया होगा, यानी किया होगा तो वहां शक है, और उसने मर्डर कर दिया है, यानी कि उसने मर्डर कर दिया तो फाइनल रूप से कि आफ्ताब ने ही मर्डर उसको सरधा को किया। इस प्रकार से जाके सरधा के पिताजी ने जो थाना में जाके केस दर्ज करा दिया कि आफ्ताब ने जो है हमारी बेटी सरधा को जो है उसी ने कत्ल किया है, उसी ने मर्डर किया है। अब जैसे ही पुलिस को ये पता चला कि ये तो गंभीर मामला है भाई, कि मर्डर कर दिया डायरेक्ट, है ना, और उसी ने किया, शक के आधार पे भी नहीं, एकदम डायरेक्ट उसी ने मर्डर किया, तो ये ऐसे स्थिति में पुलिस का जिम्मेवारी बन जाता है कि ये ऐसे स्थिति में वो आरोपी भाग ना जाए, कोई सबूत को छुपा ना लिया जाए। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस तुरंत उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, और उसी तरह से हुआ आफ्ताब यानी कि सरधा मर्डर केस में। आफ्ताब को तुरंत जाके जो है 12 तारीख को अरेस्ट कर लेता है, 12 नवंबर को। अब 12 नवंबर को जब अरेस्ट कर लेता है तो पुलिस उसको जांच पड़ताल करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है कुछ, और इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान क्या हुआ कि सरधा की जो मर्डर केस में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया जब पुलिस, तो उस केस में जो है तुरंत 24 घंटा के अंदर क्या होता है, 24 घंटा के अंदर जो है फिर जाके मजिस्ट्रेट के पास कोर्ट में जाके दिखाना भी पड़ता है, वहां पेश करना पड़ता है उस मुजरिम को, वो जो दोषी है, जो आरोपी है, उस आरोपी को जो है कोर्ट में जाके पेश करना होता है। जो भी उसके तमाम सबूत मिलता है, जो भी उसका जो गवाह मिलता है, जो भी उसका प्रूफ मिलता है, एविडेंस मिलता है, उस एविडेंस को लेके जाके उसको देना पड़ता है, कहाँ, कोर्ट में जाके देना पड़ता है, पेश करना पड़ता है। लेकिन वैसी स्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए वो व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद अगर वह 24 घंटा के भीतर भी उस व्यक्ति ने जो अपराध किया है, जो क्राइम किया है, उस क्राइम के प्रति कोई अगर गवाह एविडेंस अगर नहीं जुटा पाता है, तो वैसी स्थिति में जो है पुलिस क्या करता है, एक सीआरपीसी सेक्शन मूल अधिकार से इंक्लूड होता है, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना बड़ा मुजरिम हो, उस मुजरिम को जो है संविधान उसको एक मौलिक अधिकार इंक्लूड है संविधान में कि उस व्यक्ति को जो है जिसको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया, वह जो है पुलिस जाके कोर्ट में जाके 24 घंटा के भीतर पेश करेगी, या आपके पास एविडेंस मिला हो या ना मिला हो।
अब क्या हुआ सरधा मर्डर केस में इसी प्रकार से हुआ। अब जो है आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया। आफ्ताब को गिरफ्तार करने के बाद जो फिर 24 घंटा के भीतर पुलिस जो है कुछ एविडेंस को नहीं प्राप्त कर पाया, और कुछ एविडेंस को प्राप्त नहीं कर पाया तो 24 घंटा के भीतर उसको कानून की प्रक्रिया के तहत उसको फिर कोर्ट में पेश करना पड़ता है। अब क्या किया, सरधा की जो मर्डर के जो आरोपी थे आफ्ताब को, उस आफ्ताब को क्या किया पुलिस ने, उस आफ्ताब को लेके चला गया कोर्ट के पास। अब कोर्ट के पास चला गया, अब वहां जाके जो है जज को बोला कि सॉरी दोस्तों थोड़ा सा खांसी हो गया, दिक्कत हो रही। हाँ अब क्या हुआ देखिए सरधा केस में, अब थोड़ा सा वहां देखिए क्या क्या हो रहा। अब ये आफ्ताब को लेके चला गया वहां पे कोर्ट पे, चूंकि कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया के तहत उसको 24 घंटा में पेश करना पड़ता है, चाहे एविडेंस मिला हो या ना मिला हो। अब चला गया कोर्ट के पास। अब कोर्ट के पास जाने के बाद जो है अब पुलिस बात करेगी किसके पास, कोर्ट में बात करेगी कि आप हमें इस व्यक्ति ने जो आईपीसी के तहत इस व्यक्ति ने जो कांड किया है, इस व्यक्ति ने जो अपराध किया है, इस अपराध को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन जांच पड़ताल करने के लिए, कुछ सबूतें जुटाने के लिए हमें कुछ समय और चाहिए, कुछ समय और चाहिए, जिसको हम लोग याम भाषा में कहा जाता है रिमांड, पुलिस रिमांड कहा जाता है। पुलिस क्या करता है, जाके कोर्ट में जाके मांगता है कि इस व्यक्ति का पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए, कुछ एविडेंस नहीं जुटा पाए हैं, बाकी है, इसके लिए हमको कुछ समय दे दीजिए। और सरधा मर्डर केस में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अब आफ्ताब को लेकर चला गया कोर्ट, और कोर्ट में जाने के बाद पुलिस ने बोला कि इस आफ्ताब ने जो किया है कांड, आफ्ताब ने जो किया है मर्डर, इसमें कुछ एविडेंस बाकी है, जो एविडेंस को अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, वो हमको कुछ समय आप हमको दे दीजिए, समय दे दीजिए, कुछ मोहलत दे दीजिए, कुछ समय दिन के बाद हम आपको पूरी तरह से आपको गवाह और पूरा एविडेंस के साथ आपके पास हम इस आरोपी को हम पेश कर देंगे। अब कोर्ट कहता है ठीक है भाई, जिस तरह से केस रहेगा उस प्रकार से कोर्ट देखेगी कि किस प्रकार का इसमें दफा लगा हुआ, किस प्रकार से आईपीसी सेक्शन लगा हुआ, उस अनुसार से जो है अब क्या करेगी पुलिस, अब पुलिस उसके ऊपर जो है अब पुलिस को क्या करेगा, कोर्ट उसको रिमांड दे देगा, पुलिस रिमांड जिसको कहा जाता है। अब पुलिस रिमांड में क्या करेगा, पुलिस लेके आ जाएगी आरोपी को अपना फिर थाना, अब यहां ले आ जाएगा थाना। अब थाना के दौरान उसको क्या करेगा, पूरी तरह से पूछताछ करेगा, ठीक है, पूरा पुलिस कस्टडी में जब आ जाएगा तो पुलिस कस्टडी में आने के दौरान उसके तरह तरह के सवाल पूछे जाएंगे, जिस तरह भी सरधा मर्डर केस में जो है आफ्ताब को उस तरह से पूछ रहे होंगे, जो पुलिस जो पूछ रहा होगा वो बता रहे आपको। अब उसी प्रकार से हुआ भैया इसमें भी। अब आफ्ताब को फिर लेके आ गया कहां, पुलिस कस्टडी। अब पुलिस कस्टडी में आने के बाद अब पुलिस उसको पूछेगा कि तुमने जो मर्डर किया वो कितना तारीख को किया और क्यों किया, और क्या भी दिया तो उसके लिए क्या क्या औजार का उपयोग किया, उस जो लाश को 35 टुकड़े किया, उस 35 टुकड़े को तूने कहां फेंका। इस पूरा तरह के एविडेंस को ढूंढने के लिए पुलिस उस व्यक्ति को जो है पूछेगी। अब उसी प्रकार से आफ्ताब के साथ भी पूछताछ होने लगा। अब आफ्ताब के साथ जब पूछताछ होने लगा तो आफ्ताब ने डायरेक्ट भी बोल दिया कि हाँ हम ही ने मर्डर किया, हम ही ने 35 टुकड़ा किया, लेकिन भैया मर्डर किया तूने ही उसको 35 टुकड़ा किया, तूने ही फ्रिज में काट के रखा, लेकिन हमको कैसे प्रूफ होगा, अब हमको चाहिए बाबू गवाह कैसे प्रूफ होगा, और तूने उस चीज को कहां फेंका और कहां रखा, तो ये चीज भी उसको जानकारी चाहिए पुलिस को, ठीक है। अब इस चीज को, केस को, थोड़ा सा मुद्दा को ध्यान से आप समझिए आप पहले, ठीक है। एक होता है आरोपी, एक होता है दोषी, ठीक है। आरोपी उसे कहा जाता है जो सीधे किसी के व्यक्ति के ऊपर आरोप कर लगा दिया जाए कि तूने ही चोरी किया होगा, तूने ही काटा होगा, तो ये आरोप लगाया जा रहा है, इसको आरोपी कहा जाता है, इसको आरोपी कहा जाता है। और एक होता है दोषी, दोषी उसे कहा जाता है जो एकदम
एविडेंस के साथ, गवाह के साथ प्रूफ हो जाता है, प्रमाण हो जाता है कि हाँ यही व्यक्ति ही है जिन्होंने मर्डर किया, जिन्होंने हत्या किया, तो दोषी और आरोपी में काफी फर्क है। आरोपी के सजा नहीं होता है, दोषी का सजा होता है। तो आरोपी का मतलब होता है कि वहां आरोप तो लगा है लेकिन कुछ एविडेंस उसको। अब कोर्ट जो है पुलिस को समय दे दिया। अब पुलिस जैसे ही आरोपी को अपना कस्टडी में लाएगा तब उसके साथ इनफोर्स तरीके से अनेक अनेक प्रकार के तरीके आजमाएंगे, जिस तरीके से ताकि वह लड़का जो है एकदम सच बोल सके, कुछ ना कुछ एविडेंस पता चल सके कि हाँ यही व्यक्ति मुजरिम है, यही व्यक्ति दोषी है। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर बोल देता है कि हम ही दोषी हैं, हम ही मर्डर किए हैं, तो डायरेक्ट कह देने से ही उसको फांसी की सजा नहीं हो जाएगा, उसको डायरेक्ट सजा नहीं हो जाएगा। मान लीजिए सपोज हमको अगर जिंदगी जीने का अधिकार है पूरा तरह से, तो हम इस जिंदगी को जिए या खत्म कर दें। तो देखिए यहाँ पर इस जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि हम फांसी लगा के, चाहे हम सुसाइड करके हम मर जाए, तो ये आपको अपने अधिकार ये भी नहीं है कि अपने इच्छा के अनुसार तुम मर सके, ये भी आपको अधिकार नहीं देता। तो वह व्यक्ति तो बोल ही दिया भैया, लेकिन कोर्ट कहता है कि इसके कहने से नहीं मानेंगे, इसको जो है प्रूफ देना होगा, उसको एविडेंस देना होगा, हाँ यही व्यक्ति जो है मर्डर किया, कुछ ना कुछ मतलब एविडेंस है। ये पुलिस को बोल देती है कोर्ट। अब पुलिस को पूरा समय लग जाता है कि जो है हमको जो है पूरा तरह से एविडेंस जुटाना। अब पुलिस के स्टडी में उसके साथ पूरा पूछताछ करने लगता है। अब पूछताछ के दौरान जो है उस लड़का इतना चालाक है कि वो लड़का जो है जान जाता है कि 30 यानी कि 90 दिन के लिए रिमांड दिया गया है, 90 दिन के बाद तो फिर यहाँ सबको छोड़ ही देंगे, निकाल ही देंगे। तब वो भी खोपड़ी में कुछ लगा लेता है कि कुछ ना कुछ तरह से टाल मटोल करके, झूठ झूठ बोल के हम जो है इस चीज से भी निकल जाएंगे। अब वहां पर क्या बोलता है देखिए, वो लड़का कहता है कि सर 6 महीना पहले मर्डर हुआ था, 6 महीना पहले मर्डर किए हैं, भूल गए, याद नहीं है, कहाँ है नहीं है, शायद वहां पे रखे थे। फिर वहां जाता पुलिस शक के आधार पर, वहां जाकर तो वहां भी नहीं, फिर बोलेगा कि उस तालाब में फेंके थे, फिर पुलिस वहां भी जाएगी, वहां भी देखेगा नहीं। बोल सर इसका जो धारदार चाकू यहाँ पे रखे हैं, वहां भी जाएगी, वहां भी दिखेगा नहीं। तब जो है पुलिस समझ जाता है, पुलिस समझ जाता है। इस तरह से समय जाते 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 पूरा 3 महीना खत्म, यानी 90 दिन खत्म हो जाता है, एविडेंस नहीं जुटा पाती। तब पुलिस फिर उस आरोपी को लेके जाता है कोर्ट, और कोर्ट में जाके जज को कहता है कि इस व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति को जो है पूरा तरह से एविडेंस लेने के लिए इस व्यक्ति से हमको कुछ मोहलत और चाहिए, हमको इसके लिए नार्को टेस्ट कराना है कोर्ट में जाके। फिर वहां कोर्ट कहता है ये नार्को टेस्ट क्या भैया, ये नार्को टेस्ट क्या है, नार्को टेस्ट क्या करेगा? तो नार्को टेस्ट का मतलब ये होता है कि वो लड़का यदि झूठ बोल रहा होगा तो नार्को टेस्ट में पकड़ा जाएगा। अब ये नार्को टेस्ट क्या है? नार्को टेस्ट ऐसा स्थिति होता है जैसे स्थिति में हम लोग कभी कभी सोए रहते हैं, तो कभी सोए सोए हुए में एकदम बेहोशी हालत में रहते हैं, और कोई उसमें नींद में जो है अगर कोई कुछ पूछ दे तो नींद में हमेशा झूठ नहीं बुलाता, यानी कि झूठ बनाने के लिए जो दिमाग काम नहीं कर पाता है, तो वैसे स्थिति में जो बनता है वो सही बनता है और सही ही बोला जाता है। तो नार्को टेस्ट एक प्रकार का एक ऐसा स्थिति ले आता है नार्को टेस्ट में, जो होता है कहाँ होता है, मेडिकल में होता है, जो हॉस्पिटल में होता है। नार्को टेस्ट के दौरान वो व्यक्ति जो है पूरा तरह से बेहोशी की हालत में हो जाएगा, और बेहोशी की हालत में जब भी उसको पूछा जाएगा तो वो बहाना नहीं कर पाएगा, झूठ नहीं बना नहीं पाएगा, और वो हकीकत आके बोल देगा। यही जाके जो है वहां जाके बोलता है कोर्ट में, पुलिस बोलता है देखिए सर यह व्यक्ति का एविडेंस जो है पूरी तरह से रिमांड के दौरान हम लोग नहीं कर पाए, इस व्यक्ति को हमको कुछ शक है कि कुछ झूठ बोल रहा है और कुछ छुपाने का प्रयास कर रहा है, इसके लिए हमको एक नार्को टेस्ट करने का भी इजाजत दे दीजिए भाई। अब जो है कोर्ट बोलेगा ठीक है भाई ले लो नार्को टेस्ट का इजाजत। अब नार्को टेस्ट के लिए वो ले लिया, लेकिन कोर्ट कहता है कि अब तुमको नहीं देंगे इस व्यक्ति को, अब हम रखेंगे। अब देखो क्या कर, जुडिशियरी प्रकार का एक होता है जेल, और एक जेल होता है जो मतलब दोषी हो, और एक जेल ऐसा होता है जो आरोपी हो। तो आरोपी प्रकार के जेल में उस व्यक्ति को रखा गया आफ्ताब को। अब वहीं से जाके पुलिस जाके क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, या तो डीएसपी रैंक का हो या तो फिर जो भी हो। अब जब कोर्ट में जो चार्जशीट पेश कर देगा तब जाके वहां पे कोर्ट का मामला चलेगा, तब जो है आफ्ताब का वकील और सरदा के वकील में टक्कर चलेगी। अब टक्कर चलने के बाद वहां जो है जज जजमेंट देंगे
कि ये कौन सही है या कौन गलत है, आने की आफ्ताब दोषी है या नहीं। यदि दोषी रहेंगे तो डायरेक्ट बोलेंगे तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए धारा 376 के तहत इस व्यक्ति को मुजरिम करार दिया जाता है, इस व्यक्ति को मौत की सजा दिया जाता है, फांसी की सजा दिया जाता है, या तो जो भी धाराएं हैं, जो भी सजा है उस सजा को सुना दी जाएगी। लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ होने वाला नहीं है। नार्को टेस्ट जब तक नहीं हो जाता है, नार्को टेस्ट जब हो जाएगी इसके बाद जो है उस व्यक्ति को फिर मुजरिम करार दिया जाएगा, फिर उसको सजा होगी, तब उसको जाके फांसी भी हो सकती है। अभी कुछ भी नहीं होने वाला है। अब देखिए आगे होता क्या है।